हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो आज हम मुस्लिम लॉ की यूनिट सेकेंड एंड यूनिट थर्ड लेकर आए हैं BLLB के सिक्स्थ सेमेस्टर की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ, उसके साथ साथ क्या एप्लीकेबिलिटी है हमारे मुस्लिम लॉ की इंडिया के अंदर। तो ये दोनों टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। सो देखो मुस्लिम्स में क्या है, मुस्लिम में टू टाइप में सेक्ट डिवाइड है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू में हमने चार कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। हमने डिवाइड करी हुई है वर्ग के बेसिस पे ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हमने वर्ग के बेसिस पे डिवाइड कर रखी है। लेकिन इस्लाम में मुस्लिम्स ने जो टू सोसाइटी डिवाइड करी है वो उन्होंने अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चक्कर में टू सोसाइटीज जो थी डिवाइड करी थी। जिसे एक होती है सुन्नी और एक होती है शिया। देखो स्टार्टिंग में सुन्नी और शिया के जो डिफरेंस थे वो सिर्फ इसलिए थे क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी, जो इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो अलग थी, इसलिए थे। बट करंट सिनेरियो में जो सुन्नी और शिया में डिफरेंस है वो मोस्टली रिलीजियस बेसिस पे डिफरेंस है। बट स्टार्टिंग में इनका जो डिफरेंस हुआ था वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के चक्कर में हुआ था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से स्कूल है मुस्लिम लॉ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुन्नी के स्कूल्स के बारे में। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं सुन्नी के स्कूल्स में, तो सुन्नी के अंदर हमें जो है ना दो मतलब हाँ, सुन्नी के अंदर हमें चार स्कूल दिए हुए हैं। एक हनाफिया स्कूल है, एक शाफिया स्कूल है, एक मालिकी स्कूल है और एक हनाबली स्कूल है। मतलब चार स्कूल हमें दे रखे हैं और ये चारों स्कूल्स अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शिया के अंदर हमें इथाना और इस्माइली दो स्कूल दे रखे हैं। ठीक है। और एक और इसमें है जिसको जैदिया स्कूल कहा जाता है। तो हम ये सारे स्कूल्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हैंड टू हैंड नोट्स बना रहे हो ऐसा कुछ कर रहे हो तो एक बार एक फ्लो चार्ट बना लेना, क्योंकि मैं इसमें फ्लो चार्ट बनाना भूल गई, तो आप एक ऐड ऑन कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं सुन्नी स्कूल की। तो सुन्नी स्कूल में हमारा एक हनाफी स्कूल आता है। 699 AD से 767 AD तक में ये स्कूल हमारा रहा। ये सुन्नी सेक्ट में स्कूल था। ये जो है, और सुन्नी सेक्ट में हमारे चार मेजर स्कूल्स आते हैं जिनमें से हमारा सबसे पहला स्कूल है हनाफी स्कूल। ठीक है। हनाफी स्कूल पहला स्कूल था मुस्लिम लॉ का और ये काफी ज्यादा पॉपुलर स्कूल रहा है मुस्लिम लॉ का। इसको हनाफी अब कहा जाता है, पहले इसको कूफा स्कूल कहा जाता था। ठीक है। हनाफिया स्कूल से पहले इसको कूफा स्कूल कहा जाता था। और कूफा स्कूल इसको इसलिए कहते थे क्योंकि ये कूफा एक सिटी है इराक में, ये वहां पर बेस्ड था, इसलिए इसको पहले कूफा स्कूल कहते थे। लेकिन फिर लेटर ऑन इसको हनाफिया स्कूल के नाम से जाना गया। ठीक है। और इसको जो हनाफी स्कूल के नाम से जाना गया वो इसलिए जाना गया क्योंकि इसके जो फाउंडर थे वो थे अबू हनाफी। अबू हनाफी इसके फाउंडर थे, तो उसी बेसिस पे इसको हनाफी के नाम से जाना गया। पहले कूफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अबू हनाफी के दो इंपॉर्टेंट डिसिपल्स थे जिसमें से एक था अबू यूसुफ और एक था ईमान मोहम्मद। ये दोनों जो हैं अबू हनाफी के एक इंपॉर्टेंट डिसिपल्स रहे। हमारा ये जो स्कूल था ना ये रिलीजियस टेक्स्ट और ह्यूमन रीजनिंग के जो दोनों एक्सपेक्ट थे उसको मेंटेन करता था। ये कहता था हमें रिलीजियस जो टेक्स्ट है, मतलब हमारे पास जो कुरान है हमें उसकी सुननी चाहिए, उसकी माननी भी चाहिए। उसके साथ साथ हमें ना लीगल रीजनिंग पर भी फोकस देना चाहिए। ठीक है। तो ये इन दोनों चीजों के बारे में बात करता था। मतलब जो हमारे लॉज हैं या फिर जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको भी ये फोकस करता था। ठीक है, कि हमें किसी भी चीज में एक बार लीगल रीजनिंग यूज कर लेनी चाहिए। ठीक है। अब ये जो है, ये जो स्कूल था ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट हादिस पर नहीं रिलाय करता था जब तक कि उसको एक रीजनेबल डाउट में आप प्रूफ नहीं कर सकते। मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो प्रॉफिट हादिस में चल रही है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रैक्टिस है ये ठीक नहीं है। जब तक वो प्रैक्टिस प्रूव नहीं हो जाती, इनका एक जो डाउट होता है जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये उस प्रैक्टिस को इतना मानते नहीं थे। ठीक है। ये कियास पे ज्यादा डिपेंड थे। ठीक है। मतलब जो कियास होता है, जो जजमेंट है, जो लीगल स्कॉलर्स की जो थिंकिंग है कियास, ये उस पर ज्यादा डिपेंड थे। ठीक है। इन्होंने इजमा को भी प्रेफरेंस दिया। मतलब इजमा एक इनका सोर्स होता है मुस्लिम लॉ का। मतलब कि कंसेंसस ऑफ माइंड, लाइक आपका जो माइंड है, लोगों के माइंड में मिलके एक म्यूचुअली जो डिसाइड करा, जो एक अग्रीमेंट बना, उस चीज को भी इन्होंने काफी एक्सटेंड करा अपने स्कूल के अंदर। ये स्कूल को स्ट्रिक्ट स्कूल माना जाता था, पहले के टाइम पे इसे काफी स्ट्रिक्ट स्कूल माना गया।
ठीक है। तो ये जो स्कूल था, ये जो स्कूल था हनाफिया, ये बेसिकली हमारे लोकल कस्टम प्लस यूसेजेस दोनों में डील करता था, और ये लीगल रीजनिंग पे भी प्रेफरेंस देता था। ठीक है, इसलिए रीजनिंग मतलब कियास, लेसाना मतलब जो ज्यूरिस्टिक प्रेफरेंस है, उन सब चीजों पे इसने फोकस करा है। ठीक है। और इसने हमारा कियास, इजमा, इज्तिमा, इन तीनों चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस स्कूल ने। ठीक है, तो बेसिकली ये स्कूल था, कुरान को भी फॉलो करता था, लेकिन ये कुरान के साथ साथ कहता था कि जो हमारी लीगल चीज है, जो हमारी रीजनिंग है, हमें उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। कोई भी अनजस्टिफाइड प्रैक्टिस होती थी, अगर इनको ये जस्टिफाइड नहीं लगती थी, तो ये उस प्रैक्टिस को नहीं करते थे जब तक ये पूरे सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो ये एक स्कूल का एक मोटिव था। ठीक है। फिर हमारा आया मलिकी स्कूल। मलिकी स्कूल एक दूसरा मेजर स्कूल माना जाता है सुन्नी इस्लामिक लॉ का। ये मलिक इब एनस ने 711 से लेके 795 AD के बीच में इसको फॉर्म करा था। इनका जो एम्फेसिस था वो बेसिकली जो मदीना की जो प्रैक्टिस है, उस पे ये ज्यादा फोकस करते थे। मतलब ये कहते थे, जो हमारे प्रॉफिट ने कहा है, जो हमारे प्रॉफिट ने लिखा है, हम सिर्फ उसे ही मानेंगे। ठीक है। कुरान एंड हादिद पर बेस्ड था ये स्कूल। इसका मेजर यही था कि जो हमारे प्रॉफिट ने कहा है, हम उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो ये हमारा मालिक स्कूल था, जो कि मालिक इब एनस ने इसको फाउंड करा। ठीक है। ये भी इज्मा कियास का यूज करते थे, बट बहुत ज्यादा नहीं करते थे। इनका मेन मोटो था कि भाई जो मदीना, जो पीपल फॉलो कर रहे हैं मदीना के, हम ही उसी सर्टेन वे में इस्लाम को फॉलो करेंगे। इनका मेन मोटिव ये रहता था, जो प्रॉफिट ने कहा है उसी को ही ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, तो उनका बेसिक जो है यही रहता था। दे फॉलोड कियास, ये कियास तभी फॉलो करते थे जहां पे कुरान या फिर सुन्नत साइलेंट है। अगर किसी मैटर में, किसी भी मैटर के बारे में अगर कुरान में नहीं दे रखा है, तभी ये कियास को जाते थे, कियास को कंसिडर करते थे। अनटिल अदरवाइज इनको कुछ नहीं था कियास से लेना देना, ये तभी कियास के पास जाते थे जब कोई चीज कुरान में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो करते थे, चाहते थे कि लोगों के हक में काम करा जाए, तो पब्लिक इंटरेस्ट का ये काफी ध्यान रखते थे। ठीक है, लेकिन इनकी जो मेजर है वो ये है कि ये मदीना, जो प्रॉफिट ने कहा है, उसी के ऊपर फॉलो अप करते थे। ये स्कूल हमारा मोस्टली नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, स्पेन, अल्जीरिया, तांजानिया, इन कंट्रीज में चलता था। अब आता है हमारा शाफिया स्कूल। ये 767 से 820 AD में आया। ये स्कूल हमारा इमाम मोहम्मद इबिन इदरीस अंश ने इस स्कूल को फाउंड करा। ठीक है। और ये जो थे फाउंडर थे इस स्कूल के, और ये एक स्टूडेंट थे हमारे इमाम मलिक ऑफ मदीना, मतलब मलिक ऑफ मदीना के एक इमाम के ये स्टूडेंट रह चुके थे। ठीक है। इन्होंने जो हनाफिया स्कूल और जो मालिकी स्कूल था, इन्होंने इन दोनों स्कूल को कंबाइन करके अपना स्कूल बनाया, जिसको शाफिया स्कूल कहा गया। ठीक है। बेटा पेपर में मोस्टली आपका जो स्कूल आता है वो हनीफा स्कूल मोस्टली आ जाता है। ठीक है। तो इन्होंने हनीफा स्कूल और मालिकी स्कूल को कंबाइन करके स्कूल बना दिया, जिसका शाफिया स्कूल कहा गया। इन्होंने अपने स्कूल के अंदर दोनों स्कूल से कुछ बातें कंक्लूड करी। ठीक है। इमाम शफी को एक ग्रेटेस्ट जूरिस्ट माना जाता है इस्लाम का। ठीक है, जो हमारे इमाम शफी हैं, इनको एक इस्लाम का ग्रेटेस्ट जूरिस्ट माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी क्लासिकल थ्योरी दी थी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए। इसलिए इनको जो है ग्रेटेस्ट जूरिस्ट माना जाता है इस्लाम के अंदर। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ये पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं करते थे। ये बात करते थे कि जो मुस्लिम लॉ के जो सोर्स है, हम उन चीजों को कलेक्ट करें। मतलब इनका मेजर फोकस ये था, मुस्लिम लॉ कैसे इवॉल्व हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है, या क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है, मतलब बेसिकली सोर्सेज पे इनका ज्यादा ध्यान था। ठीक है। और ये जो स्कूल था मोस्टली सियारा, इजिप्ट, लेबनान, इराक, पाकिस्तान, यमन एंड इंडिया, हमारे ज्यादा जगह पे ये स्कूल जो था, इसके जो फॉलोअर्स थे वो यहाँ पर ज्यादातर प्रेजेंट थे। ठीक है। अब आया हमारा हनाबली स्कूल। अब ये जो हनाबली स्कूल है, ये 780 AD से 1855 80 तक रहा। इसको अहमद बिन हनबल, ये इसके फाउंडर थे। देखो नाम याद करना इतना इजी नहीं है, मतलब फाउंडर्स के, कोशिश करना अगर याद हो जाए तो। अहमद बिन हनबल, ये जो थे हनाबली स्कूल के फाउंडर थे। ठीक है।
ये इनका जो स्ट्रिक्ट जो इनका रूल था वो रिगार्डिंग ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट। ये कहते थे, ये भी स्ट्रिक्टली जो प्रॉफिट ने कहा है उसको ही मानने पे फोकस करते थे। ठीक है, ये भी डिपेंड थे हमारे कुरान, इजमा एंड सुन्नत पर, ये जो थे डिपेंडेंट थे। ये फॉलो तभी करते थे कि आज को जब जरूरी होता था। ठीक है, अदरवाइज इनका जो मेन था वो था जी प्रॉफिट ने जो कहा है उसको ही ये फॉलो करेंगे। ये स्कूल हमारा डोमिनेंट माना गया है काफी ज्यादा। और ये हमारा अरेबिया में, इस स्कूल को ज्यादातर इसके जो फॉलोअर्स हैं वो अरेबिया में है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया हो। बच्चों किसी को कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है। और हाँ, और आप लोग को वीडियो कैसी लगी या कुछ भी आपको रिकमेंड करना हो एनीथिंग, आप जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिया स्कूल्स की। अभी हमने बात करी सुन्नी स्कूल्स की, तो अब हम बात करेंगे शिया स्कूल्स की। शिया भी एक सेक्ट है मुस्लिम माइनॉरिटीज का। ठीक है ना। ये भी कुछ पॉलिटिकल पावर्स एंजॉय करते हैं। ठीक है। अब ये जो शियास हैं इनके भी कुछ स्कूल है। इनके 3 स्कूल हैं। एक तो है इथना आशरी। ठीक है, जो इथना आशरी स्कूल है इसको काफी इंपॉर्टेंट स्कूल माना गया है। शिया का स्कूल में इसको इंपॉर्टेंट माना गया है। शिया लोग इसे फॉलो करते हैं, सुन्नी की मेजोरिटी ज्यादा है, शिया जो है थोड़े माइनॉरिटीज में है। ठीक है। और इस स्कूल को हम ट्वेल्वर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको हम ट्वेल्वर स्कूल के नाम से भी जाना जाते हैं। इथना अंसारी का मतलब होता है 12 इमाम्स। ठीक है, इथना अंसारी मीन्स 12 इमाम्स। इसके जो फॉलोअर्स थे, इनके जो 12 स्पिरिचुअल लीडर्स थे, मतलब मुस्लिम्स में जो 12 स्पिरिचुअल लीडर्स थे जिन्हें इमाम्स कहा जाता है, उनको ये फॉलो करते थे। ठीक है। जो कि इनके जो 12 लीडर्स स्टार्ट हुए थे, सबसे पहले इनके लीडर थे प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, यहाँ से इनके जो लीडर है वहां से स्टार्ट होता, प्रॉफिट मोहम्मद से इनके 12 लीडर्स स्टार्ट हुए थे जिनकी ये थिंकिंग को फॉलो करते थे। तो वो था हमारा इतना अंसारी स्कूल। इनका जो फोकस रहता था वो रीजनिंग पर भी रहता था। इनका अपना मैरिज को लेके, डाइवोर्स को लेके, सक्सेशन को लेके इनके अपने व्यूज थे इस स्कूल के। अपने कुछ लॉस थे चीजों को लेके। ठीक है ना। ये जो स्कूल था इसको काफी डोमिनेंट स्कूल माना गया था। और इसके जो मोस्टली फॉलोअर्स है इस स्कूल के वो इराक या फिर ईरान में ही है। मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स इसके इराक या ईरान में ही है। इंडिया में भी है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। ठीक है, इंडिया में भी है इस स्कूल को फॉलो करने वाले लोग। बट मेजोरिटी कहाँ पे है इसकी, इराक और ईरान। तो ये जो स्कूल था बेसिकली जो 12 स्पिरिचुअल लीडर्स रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी को ये स्कूल फॉलो करता था। ठीक है। तो ये वो स्कूल था इथान अशारी स्कूल। फिर हमारा आया इस्माइलिस स्कूल आया। ये जो इस्माइलिस स्कूल था ये एक्सेप्ट करता था 7 इमाम्स को। जैसे हमारा जो पहले वाला स्कूल था अशारी स्कूल, वो 12 इमाम्स की बात करता था। और ये वाला जो स्कूल था ये बात करता था 7 इमाम्स की। ठीक है। इसलिए इसको सेमिनर्स भी कहा जाता है इस स्कूल को। इनकी जो ओरिजिन है वो इजिप्ट में ट्रेस्ड हुई है। ठीक है, इसमें 2 ग्रुप में लोग डिवाइडेड थे। मतलब इस्माइली स्कूल जो है 7 इमाम्स को फॉलो करता है। ठीक है, और इस स्कूल के अंदर 2 ग्रुप में जो है लोग डिवाइडेड हैं। पहले तो है द कोहजस, जिसे हम ईस्टर्न इस्माइलीस कहते हैं। ठीक है, ये बिलीव करते थे फॉलोवर्स ऑफ आगा खान। ये आगा खान के फॉलोवर्स थे। ठीक है, जो कि 49th इमाम थे प्रॉफिट के, मतलब प्रॉफिट की लाइन में 49th इमाम थे हमारे आगा खान। आगा खान को फॉलो करने वाले लोग थे खोजस, जो कि ईस्टर्न इस्माइलिस के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक से हमारे वेस्टर्न इस्माइलिस, जो कि पॉपुलरली इनको बॉरस के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये भी डिवाइडेड थे अमंग द सुलेमिन्स एंड दौदेस। ये भी इन दोनों चीजों के, इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड थे। तो इस्लामी स्कूल जो था ये 7th इमाम्स को फॉलो करता था। ठीक है, और ये खुद दो स्कूल 2 पार्ट्स में था। एक हमारा ईस्टर्न इस्माइलिस और दूसरा वेस्टर्न। ठीक है। इसको जो ज्यादातर प्रिवेल्ड हुआ है ये सेंट्रल एशिया, ईस्ट अफ्रीका, अरेबिया, पाकिस्तान, सीरिया एंड ईरान में ये स्कूल जो है सबसे ज्यादा प्रिवेल्ड हुआ है। ठीक है। एक हमारा आया, इसका लास्ट स्कूल है जैदिया स्कूल। ये जो जैदिया स्कूल है ये एक स्कूल है शिया का। ठीक है, मतलब शिया मुस्लिम इस स्कूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। इस स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं उनका मानना है कि इमाम जो है ना वो इलेक्शन के थ्रू डिसाइड होने चाहिए। ठीक है, मतलब ये ऐसा स्कूल है
जो बात करता था कि अगर आप अपना इमाम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब कौन आपका लीडर होगा, अगर आप उसे डिसाइड कर रहे हैं तो वो इलेक्शन बेस्ड डिसाइड होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो स्कूल बात करता था, ये इलेक्शंस की बात करता था। दे बिलीव ईमान जो है हर चीज से बड़े होने चाहिए। ठीक है। और उन्हें हम एज अ राइट गाइड मानेंगे, मतलब ये चाहते थे कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को इमाम मान रहे हैं तो वो हम इलेक्शन के थ्रू मानते हैं ईमान, और फिर जिसे हम ईमान मानेंगे हम उसकी सारी कंडीशंस को या उनकी सारी गाइडेंस को मानेंगे, और हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि वो बंदा जो है या जो पर्सन है वो एक राइट गाइड होगा हमारा। तो ये उस चीज पे ज्यादातर फॉलो करते थे। द फॉलोअर्स ऑफ द स्कूल्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया। इस स्कूल के फॉलोअर्स इंडिया में नहीं थे, बट मैक्सिमम इस स्कूल के फॉलोअर्स हमारे साउथ अरेबिया में थे। ये शिया का एक मोस्ट डोमिनेंट स्कूल माना गया है अमंग ऑल यामिन। ऐसे सबसे ज्यादा डोमिनेंट स्कूल माना गया है शिया का। इसके जो फॉलोअर्स थे स्कूल्स के, उन्हें ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा गया है। और ये 12 शिया का जो स्कूल है, ठीक है, उसको ये लोग रिजेक्ट करते थे। मतलब इतना इन सारी के स्कूल को ये लोग रिजेक्ट करते थे, उसको ये लोग नहीं मानते थे। ठीक है। तो ये कुछ स्कूल्स थे हमारे मुस्लिम लॉ के। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। शिया के हमारे 3 स्कूल हैं, इथाना स्कूल, इस्माइल स्कूल और जैदिया स्कूल। सुन्नी के हमारे 4 स्कूल हैं, हनाफिया, शेफी, मालिक एंड हनाबली स्कूल। ठीक है। अब आप ही जब इन स्कूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इनके फाउंडर्स के नाम याद कर लीजिए और इनकी आइडियोलॉजी याद कर लीजिए, वो आपके लिए काफी रहे। ठीक है। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो प्लीज ड्रॉप कर देना अपना डाउट, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है। अब हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। सो जो मुस्लिम लॉ की एप्लीकेबिलिटी है, सबसे पहले तो देखो मुस्लिम लॉ क्या है। मुस्लिम लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर को गवर्न करता है। ठीक है। ये कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं है, बट ये सेकुलर लॉज या जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। ठीक है ना, आप सबको पता है कि मुस्लिम लॉ को सेकुलर लॉ नहीं है, ये कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं है। ये मुस्लिम्स के अपने खुद के बनाया हुआ एक सेकुलर लॉ है। ठीक है। जो कि मुस्लिम्स के मैटर में डील करता है। जो इनके मैटर्स होते हैं मैरिज के, डाइवोर्स के, गिफ्ट के, विल के, वक्फ के, उन सारे मैटर्स में मुस्लिम लॉ डील करता है। और जिन मैटर में मुस्लिम लॉ डील नहीं करता वो हमारे जो मैटर्स हैं, लाइक आईपीसी है, हमारा मेंटेनेंस है, वो सारे हमारे उसमें डील करते हैं, हमारे पीनल लॉज में। ठीक है। तो बेसिकली जो मुस्लिम लॉ है वो मुस्लिम पर एप्लीकेबल है, जो कि उनके पर्सनल मैटर में डील करता है। मुस्लिम लॉ को एक डिवाइन लॉ मानते हैं लोग, क्योंकि उनका अपना एक पर्सनल लॉ है। ठीक है। ओके। और हिस्टोरिकली मैंने बताया था आपको, मुस्लिम जो थे पहले, जो सुन्नी एंड शिया जो डिवाइड हुआ था इनका सेक्ट, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के चक्कर में हुआ था, बट आज के टाइम में रिलीजियस डिफरेंसेस के चक्कर में सुन्नी एंड शिया जो है दो अलग अलग सेक्ट है मुस्लिम लॉ के, या मुस्लिम्स के। ठीक है। अब हम बात करें इनको स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन कहाँ से मिली। अब मुस्लिम लॉ इंडिया में चल रहे तो कहीं ना कहीं तो रिकॉग्नाइज हुआ है ना। तो मुस्लिम का एक पर्सनल लॉ है हमारे यहाँ जिसको शरीयत एप्लीकेशन एक्ट कहा जाता है, 1937 का ये लॉ है। यही लॉ जो है वैलिडिटी लेता है मुस्लिम के पर्सनल लॉ के अंडर, सेक्शन 2 के अंदर यही एक्ट जो है वैलिडिटी देता है मुस्लिम के पर्सनल लॉ। ठीक है। तो ये जो कोरस्पोंड लेजिस्लेशन है ये मैंडेट करती है जो भी मुस्लिम्स हैं उन पर ये लॉ जो है एप्लीकेबल होता है, उनके पर्सनल मैटर्स पे लॉ एप्लीकेबल होता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ को गवर्न करता है। ये प्रोवाइड करता है हमारा मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड वक्फ, मुस्लिम पर्सनल लॉ इन सब चीजों पर जो है अप्लाई करा जाता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कस्टम्स को छोड़ के कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे ये जो लॉ है अप्लाई करा गया है। ठीक है। अब हमारे पास मुस्लिम्स के लिए काफी सारी रेगुलेशंस आई। 1937 से मैटर स्टार्ट हुआ था, तो 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट आया, जो कि स्पेशली मुस्लिम्स के लिए था, कि जो मुस्लिम वुमेन्स का राइट है डाइवोर्स सीख करने का, वो हमारे पास आया। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ डाइवोर्स एक्ट आया हमारा, 1996 में ये एक्ट आया। ठीक है। शाह बानो केस के बाद ये एक्ट आया था ताकि मेंटेनेंस को रेगुलेट करा जा सके डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन्स के लिए। फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑन मैरिज एक्ट है 2019 में, जिसने क्रिमिनलाइज करा प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिद्दत। अभी हम तलाक का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि तलाक कितने टाइप के हैं इधर। ठीक है। तो तलाक बिद्दत मतलब जो ट्रिपल तलाक वाला डाइवोर्स होता था 2019 में, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया था।
तो ये कुछ लॉज हैं जो मुस्लिम लॉ के लिए, स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के लिए आए थे। इनका एरिया क्या है मुस्लिम लॉ का? मुस्लिम लॉ इनका निकाह पे, तलाक पे, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, गार्जियनशिप, वक्फ, इन सब पर एप्लीकेबल है। तो अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ को एप्लीकेबिलिटी कैसे मिली, तो मुस्लिम लॉ जो है एक डिवाइन लॉ माना जाता है। ये मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ है जो कि इन्होंने सेक्रीमेंट्स पे बेस्ड और अपने फेथ पर बेस्ड एक लॉ बनाया। ठीक है। और ये लॉ बेसिकली अनकोडिफाइड है। इंडिया में मतलब मुस्लिम टू सेक्ट्स में है, सुन्नी एंड शिया, उन पर ये लॉ अप्लाई होता है। ये सारे मैटर्स में डील करते हैं, अपने पर्सनल मैटर्स में, लाइक मैरिज है, तलाक है, विल है, वक्फ है, उन सब चीजों में। ठीक है। हमारा जो शरीयत एक्ट है 1937 का सेक्शन 2 जो है उसमें वो इन्हें पावर देता है कि मुस्लिम जो है गवर्न हो सकते हैं अपने पर्सनल लॉ पर। तो यहाँ से हमारा जो लॉ है इसको एप्लीकेबिलिटी मिली मुस्लिम लॉ को। ठीक है। अब मुस्लिम लॉ कहाँ अप्लाई नहीं होगा? जो हमारे क्रिमिनल लॉ है, जो आईपीसी गवर्न कर रही है, जो कि नाउ अब बीएनएस गवर्न कर रही है, उस पे मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होगा। कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे नहीं होगा, प्रोसीजनल मैटर पे नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे गवर्न नहीं होगा। ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो सकती है, कोर्ट इंटरप्रिटेट कर सकता है कुरान, हादिस, इनके क्लासिकल टेक्स्ट और प्रेसिडेंट बेसिस पर कोर्ट जो है इंटरप्ट कर सकता है। लेकिन उनका जो पर्सनल लॉ है वो हमारे स्टैट्यूटरी जो लॉ है हमारे स्टेट के, हमारे इंडिया के जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उस पर मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी मुस्लिम लॉ के बारे में, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, और हमने वीडियो में स्कूल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो, आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। आप जाने से पहले एक बात सुनते जाना अगर एकदम एग्जिट मारने जा रहे हो। पहली बात तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। दूसरी बात, इसके जो नोट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहीं से ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।